हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गीत गोविंद एकेडमी। और हम लोग पार्ट 2 से शुरू करते हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने समझा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और अब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से यूरोप की शुरुआत होती है क्रांति की। तो यूरोप की क्रांति को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या होते थे कि कोई भी स्टेट नहीं होते थे, बड़े बड़े किंगडम होते थे। यानी पहले के समय में कोई भी देश नाम का कोई ऐसा चीज नहीं था। लोग जानते थे तो बड़े बड़े राज्यों के नाम से, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर, जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे देश थे। उसी तरीके से उस समय था आपका ऑटोमन एम्पायर, जो कि बहुत बड़ा था, इस्लामिक एम्पायर, जो कि यूरोप के बहुत बड़े तबके पे रूल करता था। ऐसे ही कई सारे नामों से हम लोगों ने देखा कि लुईस 16 का परिवार बर्बन फैमिली से था। तो बर्बन जो शासन थे वो लोग भी क्या थे, बहुत ही बड़े बड़े साम्राज्यों को लेकर अधीन किए हुए थे अपने अंदर। तो पहले के समय में बच्चों जो भी चीजें होती थी वो राज्यों से हिसाब से होती थी, ना कि किसी देश के हिसाब से होती थी। ठीक है, अब तो देखेंगे कि जो एरिस्टोक्रेसी था, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कुलीन वर्ग, और हम लोग देखेंगे कि कैसे नया मिडिल क्लास बना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे कि ये एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग के लोग कौन थे और इनका क्या रोल है यूरोप के राष्ट्रवाद में। देखिए, जो एरिस्टोक्रेसी वर्ग है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, जिसके पास बहुत ही ज्यादा जमीन है। ठीक है, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा एकजुटता है, भले ही ये कई सारे अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों के हैं। क्योंकि ये लोग नंबर्स में कम है, इस वजह से ये लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, घुल मिल कर रहते हैं। ठीक है, इनके पास जमीन होने के साथ साथ एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये लोग अपने आप को एरिस्टोक्रेट यानी अमीर दिखाने के लिए ये लोग एक स्पेशल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंच भाषा का, जिससे वो लोग सोसाइटी में एक दूसरे से फ्रेंच में बात करें। जब पता चल जाता है तो ये एक एरिस्टोक्रेसी वर्ग का व्यक्ति है। ठीक है, ये लोग कभी भी मैरिजेस जो करते हैं, शादियां करते हैं, अपने ही लोगों में करते हैं, ताकि जो पैसा है वो दूसरे जाति या फिर दूसरे जगहों पे पैसा ना जाए, अपने ही लोगों के बीच पैसा रहे। और इनका जो मैंने बताया कि इनका जो जनसंख्या है बहुत ही क्या है, कम है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट एरिस्टोक्रेसी के बारे में, यानी कुलीन वर्ग के बारे में। ये सब मैंने जो चीजें बताई हैं इसको आपको बस दिमाग में एक तरफ रख लेना है, और इसे हम लोग जब आगे पढ़ेंगे चैप्टर को तो इन सभी चीजों को आगे कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं एरिस्टोक्रेसी को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समझेंगे कि मिडिल क्लास क्या है। देखिए, मिडिल क्लास जो है वो शुरू होता है सबसे पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैसे हुआ शुरू सर? तो इस वजह से शुरू हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। और जब लोगों को रोजगार मिलता है तो उसके पास क्या आता है, व्यक्ति के पास पैसे आते हैं। जब पैसे आते हैं तो उसके पास खर्चे करने के लिए अलग अलग माध्यम बन जाते हैं, और उन्हीं में का एक माध्यम है एजुकेशन। बच्चों, कभी भी हम लोग देखेंगे वो भारत में राष्ट्रवाद हो या यूरोप में राष्ट्रवाद हो, मिडिल क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास ने पढ़ लिया है। जब भी मिडिल क्लास पढ़ लेता है तो वो क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है, और इस केस में भी वही हुआ कि मिडिल क्लास इंडस्ट्री की वजह से पढ़ा, और पढ़ने के बाद क्या किया, एजुकेटेड हुआ, यानी पढ़ा लिखा बन गया। और मिडिल क्लास क्या करने लगा, देश की डिमांड करने लगा, लोगों की एकताओं के बारे में बात करने लगा, और जो कुछ रूढ़ी और कुछ जो बेकार चीजें हैं समाज में जो चल रही हैं, यानी अमीर लोगों को न्याय और गरीबों को कोई न्याय नहीं, इन सब के ऊपर आईना दिखाने का काम मिडिल क्लास ने शुरू कर दिया, और दिखाया कि किस तरीके से पैसे के दम पे जो एरिस्टोक्रेसी वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, ये कैसे गरीब लोगों के ऊपर का शोषण करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म हुआ। तो अगला टॉपिक है हमारा
लिबरलिज्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फैमिली बड़ी हो सके और आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू।